हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के कंटेंट और पेडागोजी की तैयारी करवाती हूं। मेजरली फोकस हमारे इंग्लिश पेडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पे रहता है। तो आज भी हम अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र यानी इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, चाहे वो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की बात की जाए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीटेट नहीं, जो भी स्टेट लेवल के जो टेट एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अप्रोचेस है ना, उपागम या मेथड है ना, जो विधि होती है लैंग्वेज टीचिंग की। जब लैंग्वेज टीचिंग यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में उसके जो विधि होती है, मेथड होते हैं या उपागम कह सकते हैं हम, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो एक साथ में बहुत लंबी हो जाएगी और समझने में भी इतना आसानी नहीं होगा, क्योंकि सब एक साथ समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, पहले मैं उससे शुरुआत करना चाहती हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच सबसे पहला, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिचुएशनल अप्रोच, इक्लेक्टिक अप्रोच, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, आज हम ये 4 देखेंगे जो कि अप्रोचेज हैं। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग के दौरान आप किन उपागमों का इस्तेमाल करते हैं, ये वो उपागम हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कर सकेंगे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसका आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आपकी तैयारी को बूस्ट मिले। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं हम अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें सबसे पहला है हमारे स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता क्या है उसको आज हम समझेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको किसी तरह का डाउट मेरे समझाने के दौरान हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रामेटिकल और डिडक्टिव अप्रोच। अब जैसे देखिए, आप स्ट्रक्चर से समझते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रामर जो आप सीखते हैं, रूल्स, उसके पैटर्न क्या होते हैं, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ कहा गया है कि जब आप टीचिंग करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच को अपनाते हुए, इसका मतलब हम समझते हैं ग्रामेटिकल और डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जब आप एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को समझा रहे हैं, आपने ग्रामर उन्हें शुरू किया, तो पहले आप उनको रूल बताएंगे। ठीक है, आप पहले आप रूल पढ़ाने से पहले उनको जो वो जानते हैं एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाएंगे, और उस एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन के थ्रू कनेक्ट करते हुए रूल तक लेके जाएंगे। ठीक है, जो सेंटेंस का इस्तेमाल वो डेली लाइफ में करते हैं, उन सेंटेंस को ले जाते हुए एग्जाम्पल से रूल की और उन्हें लेकर जाएंगे। उसे आप डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं, जो कि ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आ रहा है कि ग्रामर जो होता है उस रूल पे फोकस किया जाता है। फोकस ऑन द एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर। एक्सप्लिसिट यानी कि पूरा गहनता से, डिटेल में पूरा ग्रामर एग्जाम्पल से रूल, नोन टू अननोन जिसे कह सकते हैं, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर आप लेके जाते हैं बच्चे को। पहले सिंपल से शुरुआत करेंगे और कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाएंगे। सपोज आपको टेंस पढ़ाना है, टेंस आपको पढ़ाना है, तो आप उसको पहले आप उसका रूल बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब है ना, प्लस आईएनजी, इस तरह से आप समझाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप बोलेंगे तो बच्चे को डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। बच्चे को पहले आपको बताना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है ना। कोई पर्सन को सब्जेक्ट कहा जाता है जिसके बारे में बात की जाती है। वर्ब क्या होती है, वो क्रिया होती है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है ना। जैसे कि ईट है वर्ब, तो उसमें आईएनजी लगेगा। अगर
कंटिन्यूअस टेंस है तो, और ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके मतलब जिससे वो कार्य हो रहा है, जो करता होता है वो होता है, उसको आप समझाएंगे, मतलब एग्जाम्पल से आप रूल की ओर लेके जाएंगे। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, ठीक है। या फिर क्या कहा जा सकता है कि नोन टू अननोन, मतलब जो चीज़ जानते हैं बच्चे पहले से उसको बताते हुए अननोन जो नया है उसको सिखाना है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है। जब आप ग्रामर रूल्स को नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर जो डिडक्टिव अप्रोच को अपनाते हुए एग्जाम्पल देते हुए रूल की ओर लेके जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है, ड्रिल होता है ना, रिपीटेशन होता है, ये सब कुछ टेक्निक होती है जो हम आगे देखेंगे। इन सब के माध्यम से बच्चों को स्ट्रक्चरल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए जो ग्रामर के रूल हैं वो सिखाया जाता है लैंग्वेज टीचिंग में, ताकि बच्चा भाषा में जो सेंटेंस जो बनती है उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होता है और कैसे वो सीखेगा वो जान सके। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश जो भाषा है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए जो उसके फंडामेंटल यानी बेसिक रूल होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, उसको साइंटिफिक वे में स्टडी करने के को ही हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। अब देखिए, शी इज राइटिंग पोयम, ठीक है। शी इज राइटिंग पोएम से क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, है ना, इज एम आर, प्लस इसके साथ में आई एन जी ऑफ वर्ब है, प्लस ये जो पोएम है ये ऑब्जेक्ट है। इस स्ट्रक्चर को सिखाने के लिए आप जो भी आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाते हैं, एग्जाम्पल दे के बच्चों को सिखाते हैं। पहले जो चीज़ वो जानता है उसको सिखाते हुए उसको रूल तक लेके जाते हैं। तो ये लॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। अब आप ये तो नहीं सिखा सकते सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आई एन जी ऑफ वर्ब, है ना, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर और मेन वर्ब आई एन जी के साथ ऑब्जेक्ट होता है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि सब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद आई एम इज एम आर आ गया। ऐसा तो नहीं होता है। क्या करते हैं आप, जो इसका जो रूल है, जो ऑर्डर है, उसी को ही आप सिखाते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये नहीं कि सब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट उसके बाद आया, फिर आप वर्ब लगा दिए, उसके बाद इज एम आर कहीं भी लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि जो इसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि जो इसके जो पैटर्न होते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चर होते हैं, उसको आप एक लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ सीखते हैं या एनालिसिस करके सीखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर। हर भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है, स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश इज टीचिंग द लर्नर सर्टेन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर। अब जब टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश भाषा है, उसके रूल या स्ट्रक्चर जो ग्रामर है उसको सिखाने के लिए आप उसके ऑर्डर, सर्टेन ऑर्डर मतलब निश्चित उसका जो ऑर्डर है, उसका जो सीक्वेंस है, जैसे मैंने बताया सीक्वेंस की बात की जाए, ये एक एग्जांपल के लिए कि शी इज राइटिंग पोयम में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑर्डर होता है जो कि अरेंज किया जाता है लॉजिकली, उसको आप उन्हें सिखाएंगे उसी तरीके से। ठीक है, द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। अलग अलग आप यहाँ पे देखिए, शी अलग है, इज अलग है ना। यहाँ शी आपका सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो है वो वर्ब प्लस आई एन जी है, प्लस पोयम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अलग अलग जो वर्ड है ना वो अलग अलग उसके स्ट्रक्चर हैं कि शी जो है वो क्या है ग्रामर में, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब आई एन जी लग गया तो है ना, ये
कंटिन्यूअस के फॉर्म में आ गया। पोयम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये आप समझा रहे हैं, इस चीज़ को आपको लॉजिकली और एक ऑर्डर में बच्चों को समझाना है। स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट पैटर्न और दे में फॉर्म अ पार्ट ऑफ लार्ज पैटर्न, मतलब पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज इज व्यूड एज स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स फॉर द एनकोडिंग ऑफ मीनिंग। अगर स्ट्रक्चर जो है वो तरीके से एक सुसज्जित वे पे अगर वो क्या है, ऑर्डर में है, तब आपको वो समझ में आएगा। नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पहले सब्जेक्ट बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोल दिए, वर्ब बोले, फिर हेल्पिंग वर्ब बोल दिया, इस तरीके से अगर उल्टा सीधा होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो अर्थपूर्ण जो भी आप सिखा रहे हैं रूल्स, जो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर उसके जो है, ग्रामर रूल्स है, वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, एक पैटर्न में होना चाहिए, सही ऑर्डर पे होना चाहिए, ताकि उसकी जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो कन्वे हो सके और सही से बच्चे उसको क्या कर सके, डिकोड कर सके, उसको उसे समझते हुए, ठीक है। तो जब आप एनकोड कर रहे हैं तो बच्चे उसको डिकोड कर सके, समझ सके, ये बात कही गई है। जैसे कि चाहे वो फोनीम हो, मतलब कि साउंड से रिलेटेड है ना, साउंड से रिलेटेड जो भी आप स्टडी करते हैं कि शब्द जो एक एक लेटर है उसको कैसे बोला जाता है, क्या उसकी वॉइस होती है, कितना उतार चढ़ाव होता है, कैसे वो शब्द उससे एक मतलब साउंड का जो शब्दों का साउंड कैसे क्रिएट होता है। मॉर्फिन की बात की जाए तो शब्द कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, दो लेटर मिलके कैसे एक शब्द बनते हैं, उसके बाद तीन लेटर 4 लेटर वाले शब्द कैसे बनते हैं, और उसके बाद उन शब्दों के समूह से वर्ड्स कैसे बनते हैं, और वो वर्ड्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि सेंटेंस होता है, तो ठीक उसी तरह से जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एक सेंटेंस बनता है। तो उसमें स्ट्रक्चर यानी कि ग्रामर के जो रूल होते हैं वो सही से बैठे हैं, सही से सीक्वेंस में, ऑर्डर में है, और उसके अर्थपूर्ण मीनिंग निकल रहे हैं, ये उसे देखा जाता है, ठीक है। तो इसी बात को बच्चों को सिखाया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। इसका एम क्या होता है, देखिए एम क्या है, कमांड ओवर पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जब आप भाषा सिखा रहे हैं, उस भाषा का जो पैटर्न या स्ट्रक्चर यानी ग्रामर रूल, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसका पैटर्न होता है, वो कितने अच्छे से बच्चे को आना चाहिए, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, उस पर उसका कमांड होना चाहिए, इस पे फोकस किया जाता है, ये उसका एम होता है, उद्देश्य होता है। अब हम देखेंगे कि टेक्निक जो आती है इस दौरान, जब आप स्ट्रक्चरल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग कराते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसके क्या क्या टेक्निक हैं, जो मैं शुरू में आपको थोड़ा सा बताई थी कि देखिए ग्रामर के इंस्ट्रक्शन देंगे आप, ग्रामर पढ़ाएंगे आप, उसके रूल्स को, रूल का डिडक्शन होना, मतलब डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करना, वो भी मैंने आपको समझाया कि एग्जाम्पल टू रूल, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नोन टू अननोन होना चाहिए, और एग्जाम्पल टू रूल होना चाहिए। तो ये रूल डिडक्शन है जब आप ग्रामर के इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये नहीं कि सिंपल आपने बता दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा। आप उसे पहले बताएंगे सब्जेक्ट है, क्या क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर किस तरह से उसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। तब जाके वो धीरे से वो ये सब जानने के बाद, ये सब पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद आप उसको एक पूरा पैटर्न जो है या स्ट्रक्चर है वो उस पर आप कमांड ला सकते हैं सिखाने पे। बच्चा उसे सीखते हुए अपने जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज की उस पर कमांड ला सकता है। कंट्रोल प्रैक्टिस, कंट्रोल प्रैक्टिस का मतलब है आपके गाइडेंस यानी कि टीचर के गाइडेंस के अंतर्गत ढेर प्रैक्टिस देना है। ऐसा होता है ना, हमने भी जब ग्रामर पढ़ा स्कूल लेवल पे, जब टीचर एक टॉपिक शुरू करती है तो उसके कितने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन देती है, मतलब कि अभ्यास के लिए है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो वही एक होता है कि टीचर जो है वो ढेर प्रैक्टिस देती है, बहुत सारी प्रैक्टिस देती है, उसे कंट्रोल प्रैक्टिस कहते हैं। फिर बोला गया है लैंग्वेज ड्रिल। तो ड्रिलिंग मतलब कि रिपीटेटिव प्रैक्टिस, जब भाषा में बार बार सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंस को दिया जाना ताकि बच्चे
उस पैटर्न को, उस स्ट्रक्चर, उस रूल को, ग्रामर को समझ सकें, तो वो होता है लैंग्वेज ड्रिल्स। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो एक्यूरेसी भी देखा जाएगा कि बच्चा उसको सही से कर पा रहा है कि नहीं, उस रूल को सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं, उस पैटर्न को सही से कर रहा है कि नहीं, कितनी कमांड आई, ठीक है। टेक्स्ट बुक यूसेज, हाँ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हुए। रीडिंग एंड राइटिंग, अब रीडिंग भी होगी, राइटिंग भी होगी, मतलब आप रीडिंग की बात करें तो फ्लुएंसी लाने के लिए बच्चा सही से बोल रहा है, वोकैबलरी के साथ साथ सेंटेंस के पैटर्न, उसके जो ग्रामर रूल है, सेंटेंस को सही बोल रहा है कि नहीं, राइटिंग में भी वो सही से लिख रहा है कि नहीं, उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है या पैटर्न है वो सही है कि नहीं, ये आप प्रैक्टिस उसको करवाएंगे रीडिंग और राइटिंग के थ्रू, तब उसमें कमांड आएगी, फ्लुएंसी आएगी। तो ये उनके टेक्निक होते हैं जो आप बच्चों को देते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच कराने के दौरान। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, सिचुएशनल अप्रोच। अब देखिए सिचुएशनल अप्रोच जो होता है ना, सिचुएशन क्रिएट करते हुए आप सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जो सिचुएशन आपने वहाँ पर क्रिएट किए और बच्चों को समझाया, और बच्चे सिचुएशन के हिसाब से उन चीज़ों को कर सकें, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे उसे सॉल्व कर सकें, और आपकी जो टीचिंग भी है वो रियल लाइफ सिचुएशन में क्लासरूम के अंतर्गत होनी चाहिए, उसे हम सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट एज हाउ अ टीचर शुड क्रिएट रियल सिचुएशन। क्लासरूम के अंतर्गत है ना, क्लासरूम में रियल सिचुएशन कैसे क्रिएट करके टीचर पढ़ाए। ऑल द आइटम्स आर लर्न बाय अ चाइल्ड इन रियल सिचुएशन, जैसे दिस दैट सिखाना है बच्चों को, तो दिस दैट आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिख के उसके सेंटेंस को, उसके रूल्स को बता दिए, उसके सेंटेंस को समझा दिए एग्जाम्पल के, ऐसा नहीं। आप दो बच्चों को खड़ा कर दिए, आपने कहा दिस और एक को कहा दैट का यूज़ कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि रियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि ही शी का आपको मतलब समझाना है बच्चों को, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, जैसे समझने के लिए बोल रही हूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, बट ही और शी तो आपने बोल दिया, ही लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल के लिए, और शी गर्ल्स के लिए, है ना, फीमेल के लिए। वहीं आप अगर लड़की को खड़ा कर दिए और एक लड़का को खड़ा कर दिए, वो ही है, ये शी है, अब सेंटेंस क्रिएट करवा रहे हैं, सेंटेंस बुलवा रहे हैं, शी इज़ वेरी गुड इन स्टडी, ही इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ वेरी गुड इन साइंस, शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, इस तरह से आप बता रहे हैं। तो ये रियल सिचुएशन में आप उन्हें क्लासरूम में टीचिंग करा रहे हैं, इसीलिए इसे सिचुएशनल अप्रोच कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। द सिचुएशन इन विच द चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वॉट एवर द चाइल्ड understand or express about his experience of his own life and then same way connected with the terminology of the English language। देखिए इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को ना बार बार रिपीटेशन, मतलब रिपीट कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है उनके मदर टंग में, और उसके बाद जब बच्चे उसे समझ जाते हैं ना, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने उस जो अभी अपनी जो चीज़ें हैं, जो वो समझे हुए, अपनी जो सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ों को समझें, उसको वो अभिव्यक्त करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, जो उनके का अनुभव होता है उसको अभिव्यक्त करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हुए, जब आप क्लास में बच्चों को समझा रहे हो उनके मदर टंग में और उसको बार बार रिपीट करवा रहे हो, है ना, प्रैक्टिस दे रहे हो, उसके बाद आप बच्चों को उनको बोल रहे हो कि आप अपना अनुभव जो है उसको शेयर कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को, टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो बच्चा क्या है, बहुत अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि पहले उसने समझा अपने मदर टंग में, फिर उसी को वो कनेक्ट करते हुए जो टारगेट लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी टर्मिनोलॉजी और वो सब वर्ड्स वगैरह जो है उसको वो यूज़ करते हुए अपनी जो अभिव्यक्ति है उसे प्रदर्शित करेगा। द न्यू लैंग्वेज आइटम एंड वोकेबलरी आइटम आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुलनेस, फ्रीक्वेंसी एंड टीचेबिलिटी। अब देखिए बच्चे की जो उपयोगिता है, जो चीज़ सिखा रहे हैं वो उपयोगिता में बेहद ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब वो बार बार उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, ठीक है, और जो उसके सीखने में उपयोगिता हो, जो उसके लिए यूज़फुल हो, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए टीचर क्या करती है, नए नए आइटम, वोकेबलरी जो शब्दकोश हैं या लैंग्वेज आइटम, भाषा के जो आइटम है उसको वो सिखाती हैं, ठीक है। द लैंग्वेज आइटम दस सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड आर प्रेजेंटेड एंड प्रैक्टिस इन मीनिंगफुल सिचुएशन। और इस तरह से सेलेक्टेड यानी कि क्या पढ़ाना है,
और किस तरह से पढ़ाना है, किन TLM या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए ये सिलेक्शन होता है। और ग्रेडेड यानी कि किस ऑर्डर में और किस तरीके से बच्चे के अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन जो बोध है उसके अनुसार कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए मीनिंगफुल सिचुएशन में, ये सब चीज़ों को करवाया जाता है इस अप्रोच में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मेरिट देख लेते हैं। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। अब देखिए रियल सिचुएशन में करवा रहे हैं तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय प्ले। अब रियल सिचुएशन करवा रहे हैं मतलब प्ले वे मेथड की तरह भी एक तरह से हो जाता है, बच्चों को मज़ा आता है, खुद करके वो करते हैं, एंगेज रहते हैं। एक्शन चेंज मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लाइवली। इससे क्या एंगेज मतलब बच्चे ना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज रहते हैं खुद अपने सेंसेस के थ्रू, तो ये क्लास जो है ना काफ़ी एक्टिव हो जाती है। लाइवली मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, तो क्लास एक्टिव हो जाती, पैसिव नहीं रहती कि टीचर बोल रही है समझा रही है और बच्चे सुन रहे, नहीं, बच्चे पार्टिसिपेट करें तो एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसे लाइवली कहा गया। लॉट ऑफ मटेरियल एड इज यूज टू मेक द लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसलिए कहा गया है ना सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, मतलब बच्चों के अनुसार जो भी सही हो उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है और उनके कॉम्प्रिहेंशन, उनके एज और उनके डिफ़िकल्टी लेवल को नज़र में रखते हुए सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग जो है वो सुगम बन सके। लॉट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी गिवन, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिव अप्रोच जो है वो आजकल कुछ टाइम से सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, कि एक टीचर है कक्षा में, एक टीचर इस कक्षा की एक टीचर है जो कि अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को क्लासरूम टीचिंग के दौरान बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाती हैं, तो ये कौन सा मेथड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसी को ही आपको समझना है कि वो इक्लेक्टिक है। तो इक्लेक्टिव अप्रोच क्या होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन दैट कंबाइन वेरियस अप्रोचेस एंड मेथडोलॉजी टू टीच लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द एम्स ऑफ द लेसन एंड द एबिलिटी ऑफ द लर्नर। बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, इक्लेक्टिक अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसमें जो टीचर है ना बहुत सारे उपागम यानी बहुत ढेर सारे अप्रोचेस या मेथडोलॉजी या है ना विधियों का इस्तेमाल करते हुए, एक नहीं कई विधि कई उपागम का इस्तेमाल करते हुए वो लैंग्वेज को टीच करती हैं। बच्चों की जो एबिलिटी है, उनकी जो समझ है, उनकी एज है, जितना वो समझ सकते हैं, जिस क्लास और एज में है उसके हिसाब से वो अलग अलग अप्रोचेस का, अलग अलग मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनका जो पढ़ाने का उद्देश्य है कि वो क्या करवाना चाहती वो पूरा हो सके, वो अपने एम तक पहुंच सके, मतलब बच्चों को वो समझा सके। इक्लेक्टिज्म इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सभी स्रोतों से लेते हुए, जो ज्ञान को लेते हुए आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना, उसी का फ्यूजन है, मतलब उसी का एक मिश्रण है। ठीक है, इन ELT यानी कि इक्लेक्टिक लैंग्वेज टीचिंग टीचर हैव अडॉप्टेड सो मैनी मेथड, जो कि हमने पहले ही बोला कि बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करती हैं टीचर, मेथड हो चाहे अप्रोचेस हो, एंड टेक्निक और तकनीक जो होती है। ठीक है, विथ हैविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है। मतलब देखिए ढेर सारे अगर आप उपागम यानी अप्रोचेस या मेथड का या टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके लिए दूसरा मेथड अपना लिए। अगर कोई दूसरा बच्चा है उसको वो मेथड से समझ नहीं आया तो दूसरा मेथड अपना लिया। तो अगर ढेर सारे अप्रोचेस हैं, टेक्निक है, मेथडोलॉजी हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाता है, रिजिड नहीं होता कि एक ही मेथड से समझाना और सबको उसी से समझना है, नहीं समझ में आया तो फिर से उसी मेथड से समझाना है लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। नहीं, इसमें इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है उस सुविधा के अनुसार समझाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लचीलापन अपने में लिया होता है। एडॉप्टेबिलिटी यानी कि बहुत जल्दी बच्चे के नीड के अनुसार एडॉप्ट कर लिया जाता है मेथड को। टू चूज़ बेस्ट एलिमेंट फॉर स्टूडेंट, जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो। टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल, उनकी जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल है, संप्रेषण जो कौशल है, उसको डेवलप करने के लिए जो बेस्ट एलिमेंट होता है उस टेक्निक, उस अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हुए टीचर पढ़ाती है क्लासरूम में, जिसे हम इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। दिस अप्रोच इज़ नॉट रिजिड, मतलब कठोर नहीं, मतलब कठोर मतलब रिजिड यानी कि
एक ही, जैसे कि एक ही मेथड एक ही चीज़ से करना है, ऐसा नहीं होता है। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है। जैसे ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप चेंज कर लेते हैं। एक मतलब रिजिड का मतलब होता है ठोस या कठोर, मतलब एक ही तरीके से। तो एक ही तरीके से यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है। तो नॉट रिजिडली कन्फाइंड, एक ही मतलब एक ही तरीके से पढ़ाए जाने तक ही सीमित नहीं है। कन्फाइंड यानी सीमित होना टू अ सिंगल पैराडाइम, मतलब एक तरह के ही तरीके से। पैराडाइम एक तरीका होता है या सेट ऑफ एजम्पशन होता है, ठीक है। बट ड्रॉ अपॉन मल्टीपल थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे मतलब अप्रोच जो मेथडलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, खूब सारी थ्योरीज वगैरह को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चों को सिखाया जाता है टू गेन कॉम्प्लीमेंट्री इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें भी ढेर सारी टेक्निक, अप्रोचेस, मेथडलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कई थ्योरीज, एक ही थ्योरी के थ्रू, एक ही सिद्धांत जो है उसके थ्रू नहीं समझाया जाता है। कई अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट है उसमें उनकी जो पकड़ है वो अच्छी बन सके, ठीक है। तो ये आपका होता है इक्लेक्टिक अप्रोच। आजकल कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कक्षा की, मतलब कक्षा 6वीं की टीचर है रिया नाम की, वो बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो वो कौन सा मेथड है। तो इसमें आप जानेंगे बहुत सारे जब मेथड या टेक्निक या अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाया जाता है तो वो इक्लेक्टिक अप्रोच होता है। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, बहुत देखा मैंने क्वेश्चन, तो इसलिए इसे हमने आज लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि अभी आज के लिए लास्ट है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वो क्या होता है वो समझेंगे। अब कम्युनिकेशन का मतलब आप समझते हैं, कम्युनिकेटिव जो है कम्युनिकेशन से बना है, यानी संप्रेषण, यानी कि आपस में एक दूसरे से परस्पर जो आप संप्रेषण करते, बातचीत करते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरे की चीज़ आप खुद समझ रहे हैं बातों को, वो होता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से बना है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज टीचिंग में जब आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है और सबसे लेटेस्ट मेथड है या अप्रोच है, ठीक है। अप्रोच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे अभी पूछा जाए सबसे बेस्ट अप्रोच है इंग्लिश टीचिंग में, तो वो आपका लेटेस्ट और बेस्ट अप्रोच है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जो कि डेल्स हैम के द्वारा दिया गया था। डेल्स हेम्स के द्वारा दिया गया है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की जो थ्योरी है उन्होंने ही इस बात को डेवलप किया है, विकसित किया है। इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था। उनके हिसाब से क्या माना गया है, ये बेस्ट है ये मेथड और लेटेस्ट मेथड है। क्या होता है CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक अप्रोच है टू टीच फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज। फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज अगर बात करें, यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज भी कर सकते हैं, है ना हम, और हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो उसे अगर सिखाना है विच एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो कोई भी अगर आप टारगेट लैंग्वेज जो आप सिखा रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंसी है ना, उसमें उसे सक्षम बनाना है, उसकी एबिलिटी बढ़ाना है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, संप्रेषण कर सके, फ्लुएंटली बोल सके, उसके लिए CLT का इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस ऑन टीचिंग लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन, क्योंकि सारा कुछ इसमें संप्रेषण के माध्यम से होता है, कम्युनिकेशन करके, ठीक है। सीधे अगर आप लैंग्वेज की बात की जाए इंग्लिश भाषा की, तो अगर टीचर इसको इस्तेमाल कर रही है तो वो खुद भी इंग्लिश में बोलेगी, बच्चों को भी इंग्लिश में बोलवाएगी, बच्चा सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेगा, संप्रेषण जो है उसी टारगेट लैंग्वेज में ही होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू सिखाया जाएगा। जैसे कि अगर कुछ सिखाना है तो आप उसको बोल के उसी भाषा में आप बोल के सिखाएंगे, संप्रेषण के थ्रू सिखाएंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर जो है बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बच्चे से इंग्लिश में ही बात करते हैं, और बच्चों को भी एनकरेज किया जाता है कि आपस में भी इंग्लिश में बात करो। तो इससे वो क्या है, सेकंड जो लैंग्वेज है या टारगेट लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी से सीखते हैं, उसमें उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी आती है। तो ये इसीलिए ही लेटेस्ट मेथड या लेटेस्ट अप्रोच या बेस्ट मेथड माना गया है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में कम्युनिकेशन के थ्रू आप सीख रहे हैं। इंग्लिश आप या कोई भी लैंग्वेज तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, कोई भी अदर लैंग्वेज की भी बात की जाए तब तक आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप नहीं बोलेंगे, है ना। हम अपनी मदर टंग जो है
वर्नेक्युलर लैंग्वेज है उसे क्यों बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि हम रोज़ उसको अपने आसपास सुनते हैं, अपने घर में सुनते हैं और रोज़ उसी भाषा में बात करते हैं, तो हम ऑटोमेटिक उस पर कमांड आ जाता है। लेकिन वही अगर सेकेंड लैंग्वेज है या टारगेट लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज की बात की जाए तो हम सिर्फ सुनते हैं, जब पढ़ाया जाता है हमें, हम उसे सुनते हैं, उसके रूल्स को रट लेते हैं, बट उसे अगर कम्युनिकेशन में नहीं लाते हैं तो वो हम जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, फ्लुएंसी नहीं आ पाती। यही अगर आप आस पास अपने घर में, अपने आसपास या किसी से भी कम्युनिकेशन आप उसी टारगेट लैंग्वेज में करते हैं तो आप बहुत जल्दी से सीखते हैं। ठीक है। इट एम्स टू मेक लर्नर टू अटेन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सो द लर्नर कैन यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली एंड एप्रोप्रिएटली। अब देखिए इसमें एक्यूरेटली बोलना, उसके साथ साथ फ्लुएंसी भी आना, ये दोनों पे ही टारगेट किया जाता है इस अप्रोच में। ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो टीचिंग अप्रोच है उसमें क्या टारगेट किया जाता है कि बच्चा या लर्नर जो है वो एक्यूरेटली यानी एकदम अच्छे से बोले, एप्रोप्रिएटली यानी उपयुक्त रूप से जो सही है बोले, और फ्लुएंसी के साथ बोले। उसमें उसका जो कॉम्पिटेंसी है, उसका जो कौशल है वो इतना अच्छा हो जाए कि वो बहुत अच्छे से संप्रेषण कर पाए, बहुत एक्यूरेटली, फ्लुएंटली और एप्रोप्रिएटली बोल सके। ये इसका एम होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 4 आज हमने इम्पॉर्टेंट देखा। स्ट्रक्चरल अप्रोच सबसे पहला, ठीक है। सिचुएशनल अप्रोच जो कि सिचुएशन बेस्ड होता है। स्ट्रक्चरल जो होता है ग्रामर पे फोकस किया जाता है। तीसरा है इक्लेक्टिक जिसमें ढेर सारे अलग अलग टेक्निक, मेथड और उपागम का इस्तेमाल करते हुए हम क्लासरूम टीचिंग में बच्चों को करवाते हैं। कम्युनिकेटिव जो होता है वो संप्रेषण के माध्यम से है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण, सिर्फ संप्रेषण को ही फोकस किया जाता है ताकि फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो है दोनों पे कमांड आ सके बच्चे का, उस पर ध्यान दिया जाता है। और ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है वो बेस्ट और लेटेस्ट अप्रोच होती है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज हमने 4 अप्रोचेस देखे टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CTET में। इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो। इसके अलावा जितने भी इंग्लिश पेडागोजी टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको ये वीडियो। आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।